नमस्कार, मैं प्रकाश भारद्वाज। धासु में आज जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो शख्सियत हमारे और आपके बीच का ही है। वो शख्सियत चौधरी चरण सिंह है। अरे बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त खाना नहीं बनता। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बात हम सब जानते हैं। हमने ये भी सुना है कि भारत के गांव में भारत की आत्मा बसती है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या उस गांव को, उन किसानों को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नेता क्या आज के डेट में भारतीय संसद में बैठा है? खैर, आज की कहानी में आपको गांव और गरीब किसान की एक झलक नजर आने वाली है, और ये झलक बदलते हिंदुस्तान के बदलते समीकरण को बहुत हद तक साधने में मददगार रही थी, क्योंकि इसके सूत्रधार थे स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री, किसान नेता, जननायक, जाटलैंड के जनप्रतिनिधि चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल महज 7 महीनों का ही रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने देश के किसान भाइयों की स्थिति सुधारने और उनके अधिकार के लिए अथक प्रयास किए। चौधरी चरण सिंह ने देश की आज़ादी में भी अपना अहम योगदान दिया था। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने देश की राजनीति को दिया, उसे करीब से जाना और समझा। चौधरी चरण सिंह का जन्म जाट परिवार में 23 दिसंबर 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चौधरी मीर सिंह के परिवार में हुआ। इनके पिता किसान थे, जो कि बहुत ही गरीब थे। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह के व्यवहार में इनके पिता की छवि झलकती थी। गरीबी में जीवन गुजारने के बावजूद भी पिता ने उन्हें पढ़ाई को पहला दर्जा दिया। चौधरी चरण सिंह के परिवार का संबंध 1857 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजा नाहर सिंह से भी था। इनके पिता की अध्ययन में काफी रुचि थी, इसलिए इनका भी झुकाव पढ़ाई के प्रति काफी रहा। चरण सिंह की प्रारंभिक शिक्षा नूरपुर गांव में ही हुई थी और मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने मेरठ से की। साल 1923 में चौधरी चरण सिंह ने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया। उसके 2 वर्ष बाद 1925 में कला से पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और गाजियाबाद में वकालत शुरू कर दी। साल 1929 में चरण सिंह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस का गठन किया। 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक कानून तोड़ने का आह्वान किया और गाजियाबाद की सीमा पर बहने वाली हिंडन नदी पर नमक बनाया। इस दौरान इन्हें 6 माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह महात्मा गांधी की छाया में खुद को स्वतंत्रता की आंधी का हिस्सा बना लिया और जी जान से लग गए। चौधरी चरण सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों और कार्य प्रणालियों में काफी मतभेद हुआ करता था, जिसके चलते इन दोनों में कई बार टकराव भी हुए। चरण सिंह नेहरू की आर्थिक नीति के हमेशा आलोचक रहे। चरण सिंह ने इस मतभेद के चलते ही 1967 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और राजनारायण और राम मनोहर लोहिया के साथ नई पार्टी का गठन कर दिया, जिसका चिन्ह था हलदार। किसान थे, इसलिए किसान की ही बात करते हैं, इसलिए चिन्ह भी उन्हें मिला हलदार। इसके बाद कई कांग्रेसी विरोधी नेताओं को 1970-1975 में जेल में बंद किया गया। 1975 और 77 में आपातकाल स्थिति में इंदिरा गांधी के लगभग सभी विरोधी नेता जेल में थे। इन नेताओं ने जनता पार्टी के लिए जेल में रहकर ही चुनाव लड़ा और धमाकेदार जीत हासिल की। इसके बाद चौधरी चरण सिंह एक वरिष्ठ नेता के रूप में सत्ता में आ गए। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। इसी शासन के दौरान चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई के बीच मतभेद भी बढ़ गए, जिसके बाद चरण सिंह ने बगावत कर दी और जनता दल पार्टी छोड़ दी, जिसके बाद मोरारजी सरकार गिर गई। कांग्रेस और दूसरी पार्टी के समर्थन से चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। इस दौरान उन्हें इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेताओं ने बहुत समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ समझौता कर शासन किया, पर कुछ वक्त बाद 14 जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। समर्थन के लिए इंदिरा गांधी ने शर्त रखी कि उनकी पार्टी उनके खिलाफ सभी मुकदमों को वापस ले, पर चरण सिंह इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ये शर्त उनके सिद्धांतों के विरुद्ध थी, इसलिए उन्होंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि समर्थन वापस हो गया और सरकार गिर गई। लेकिन ये सब होने से पहले राजनीति में बहुत कुछ हुआ था, और वो सब गांव से शुरू होकर किसानों के खेतों के मेड़ों से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा। दरअसल आज का किसान श्रमिक वर्ग प्राकृतिक ना होकर राजनीतिक अवसाद के साथ साथ पाखंडवाद और अंधविश्वास की गिरफ्त में है। जो किसान श्रमिक वर्ग कभी अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ता था, वह आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहा है। किसानों में सबसे बड़ी संख्या जाट समुदाय कभी धार्मिक कट्टरता का पक्षधर नहीं रहा, लेकिन आज की डेट में देखा जाए
तो इस समुदाय में सबसे अधिक धार्मिक कट्टरवाद और पाखंडवाद दिखाई देता है। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सत्य है। अगर फिलहाल की बात करें तो इस मौसम में हरिद्वार से कांवड़ लाने वालों में सबसे अधिक जाट समुदाय और ओबीसी समुदाय के युवा होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि किसान और किसान के साथ जुड़ने वाले अन्य जातियां किस प्रकार से धार्मिक कट्टरता और पाखंडवाद में जकड़ी हुई है। यह एक प्रकार से किसानों और श्रमिक वर्गों के राजनीतिक पतन का कारण है। सर्वविदित है कि देश के एकमात्र किसान नेता चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले यही मुसलमान अनुसूचित जाति के किसान और कामगार लोग थे। एक समय में चौधरी चरण सिंह का यह रुतबा था और उनकी धाक थी कि सन 1979 की बात है, जब वो प्रधानमंत्री थे, शाम के 6 बजे वो मैला कुचेला कुर्ता पहनकर एक गरीब किसान की वेशभूषा में इटावा जिले के उसाहार थाने पहुंचे। वहां के थानेदार से अपने बैल की चोरी होने की रिपोर्ट लिखने को कहा। वहां के दरोगा ने पुलिसिया अंदाज में पहले तो उन्हें हरकाया, उन्हें 4-5 टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे और फिर फटकार लगा के भगा दिया, जो कि आमतौर पे थानों में किसानों के साथ व्यवहार किया जाता है। चौधरी चरण सिंह थाने से जाने लगे तो पीछे से एक सिपाही ने आकर बोला, थोड़ा खर्चा पानी दो, रपट लिख देंगे। किसान के रूप में चौधरी चरण सिंह ने रिश्वत देने के लिए हामी भरी और 35 रुपये की रिश्वत पर रिपोर्ट लिखने की बात तय हो गई। रिपोर्ट लिखकर थाने के मुंशी ने उनसे पूछा, बाबा दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? उन्होंने दस्तखत करने को कहकर स्याही का स्टाम्प पैड उठाया तो मुंशी चक्कर में पड़ गया कि दस्तखत करने की बात कहकर यह स्टाम्प पैड क्यों उठा रहा है। वो हंसने लगा। उसे लगा कि किसान को शायद दस्तखत का मतलब भी नहीं मालूम होगा। तब तक उन्होंने चौधरी चरण सिंह नाम से दस्तखत कर दिए और अपने मैले कुचैले कुर्ते से मुहर निकाला, स्टाम्प लगाई, जिस पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना देखते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया, सभी के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद उसराहर का पूरा थाना बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन आज किसानों के हित में सोचने वाले ऐसे ही नेताओं की जरूरत है ताकि किसानों की दशा और दिशा बदली जा सके। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज की राजनीति में किसान वर्ग के लिए नेताओं की कमी साफ झलकती है। आज की राजनीतिक हालात में किसानों की नजरें एक अदद किसान नेता जो उनके बीच का हो उसको तलाश रही है। आज भारतीय राजनीति में किसान नेताओं का टोटा साफ दिखाई देता है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों के चालाक किस्म के नेता किसानों और श्रमिकों में फूट डालने के लिए भयंकर षड्यंत्र रचने का काम किया है और ये उसी का नतीजा है कि नेताओं द्वारा सबसे पहले किसानों को जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया। क्या किसानों की भी कोई जात होती है? क्या किसानों का भी कोई धर्म होता है? इसका किसानों को यह नुकसान हुआ कि उनकी आवाज उठाने के लिए सरकार में कोई नेता ही नहीं बचा। नतीजन किसान कमजोर होने लगे। अब तो हद ये हो गई है कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने किसान को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए अब किसान को फसलों के नाम पे भी बांटने की मुहिम चला रखी है। जैसे गन्ना किसान, आलू किसान, धान का किसान, कपास का किसान, बड़ा किसान, छोटा किसान, यह सब कहकर उन्हें बांटा जा रहा है। और किसान भी इंसान है, लालच में आकर कहीं ना कहीं तो इन नेताओं की मुहिम का हिस्सा बन ही जाते हैं, जबकि किसान को ठगे जाने का एहसास तक नहीं होता और वो मूर्ख बनकर लगातार लुटते पिटते जा रहे हैं। कभी कुदरत उन्हें सताती है, कभी सरकार, और आए दिन मंडियों में बैठे दलाल और आला अफसर उन्हें हमेशा लूटते रहते हैं। कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह राजनीतिक रूप से इतने प्रभावशाली नेता थे कि उनके घर तक तत्कालीन बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को भी मुलाकात करने के लिए उनके घर आना पड़ता था। वो जब राजनीति में रहे तब तक उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की उन्नति के लिए अनेक काम किए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के सबसे राष्ट्रीय और कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना करना है। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तक बड़े पदों पर विराजमान हुए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भी 80 के दशक में किसानों का केंद्रीय राजनीति में भी डंका बजता रहा, जो कि अब लगभग हाशिए पे है। आज के परिवेश में किसान नेतृत्व बिल्कुल नहीं है और इसके लिए किसान खुद लखनऊ दिल्ली के सल्तनत के दलालों के बीच फंसकर पिस रहे हैं। जब बच्चे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाते तो खेती से परे विकल्प खत्म हो जाते हैं। अंत में जमीन बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जमीन किसान की माँ होती है, इसलिए इसको बेचने के बजाय आत्महत्या का रास्ता ही चुनते हैं या फिर उनके बच्चे नशाखोरी, अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं। और ये कड़वा सच है। अगर आज भारत की जेल में बंद कैदियों के आंकड़े जारी किए जाए तो आपको समझ में आ जाएगा अधिकतर कैदी किसान वर्ग के हैं। लेकिन सरकारों का उधर ध्यान कहाँ है? चुनाव आते हैं, सब के सब किसान और गरीब के हितैषी बन जाते हैं, क्योंकि बात वोट की रहती है। और कहावत है ना, गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है
फिर से चुनाव आ गया। तो ये कहानी थी किसान नेता चौधरी चरण सिंह की। आज के इस दौर में ऐसे किसान नेता की भारी कमी हमें महसूस होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसी तरह की किसी धांसू शख्सियत के बारे में अगर आपको जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।